Good morning, all of you. Today my topic is Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 न्यूज़ में क्यों है, पहले तो हम इसके बारे में पता करेंगे. अभी चंद्रयान 3 ने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो कि इंडिया, रशिया, चाइना और यूएसए के बाद फोर्थ कंट्री बना है ऐसा करने के लिए. ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. चंद्रयान 3 है क्या? चंद्रयान 3 एक लूनर मिशन है जिसके अंदर मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की ट्राई की गई थी, जो कि सक्सेसफुल भी हो गया. ये श्रीहरिकोटा से जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से 14 जुलाई को 2023 को लॉन्च करवाया गया था. अभी इसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसमें था सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और वहां पे डिटरमाइन करना रिसोर्सेज को, और उसके मून के ऊपर रोवर को उतारना. अभी फीचर्स क्या हैं चंद्रयान 3 के? चंद्रयान 2 के अंदर जो 6 पेलोड्स, विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञान यूज किया गया था, वो सेम इसी के अंदर यूज किए गए हैं, उनको थोड़ा सा इफेक्टिव वे में तैयार करके, ताकि जो लूनर अर्थक्वेक्स हैं और लूनर क्वेक्स और जो वहाँ पे कॉम्पोजिशन वगैरह है उसको स्टडी करने के लिए मेनली इसको तैयार किया गया है. लैंडर पेलोड्स, अभी लैंडर पेलोड्स और रोवर पेलोड्स और प्रोपल्शन मॉड्यूल के पेलोड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट है और इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं. जैसे कि लैंडर पेलोड्स में आता है राम्बा, एलपी, लैंग्विम और प्रोब. ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, उनकी डेंसिटी और टाइमिंग को डिटरमाइन करने के लिए. चेस्ट, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये है पोलर रीजन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए और उसकी स्टडी करने के लिए. इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ये जो लूनर क्रस्ट और मेंटल के ऊपर जो वो सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए. रोवर पेलोड्स, अब रोवर पेलोड्स है टू टाइप्स के, एक लिप्स और एक एक्सप्स. तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एपीएक्सएस की फुल फॉर्म है ये, और लिप्स की फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप. और प्रोपल्शन मॉड्यूल, इसके अंदर है शेप शेप स्पेक्ट्रोपोलरिटी हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, कि इसके ऊपर जो स्मॉलर प्लैनेट्स हैं वहां से उनको डिफाइन किया जाएगा या फिर उनको स्टडी किया जाएगा. ये एक डिफरेंस है जो चंद्रयान 2 के अंदर नहीं था, चंद्रयान 3 के अंदर ऐड किया गया. चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन चंद्रयान 3, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? सेफ लैंडिंग के लिए उसको और इनहेंस किया गया है, उसके अंदर फ्यूल बढ़ाया गया है ताकि जो है चंद्रयान 3 वो एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए. और जो चंद्रयान 2 था उसके अंदर 4 साइड्स के ऊपर सोलर पैनल्स नहीं थे, बट उसमें सिर्फ 2 साइड्स पे थे, और चंद्रयान 3 के अंदर 4 साइड्स पे है. लॉन्च टाइमिंग क्या थी? इसमें लॉन्च किया गया था इसको 14 जुलाई 2023 को, और एस्टिमेट किया गया था कि अप्रोक्सीमेटली 42 डेज के अंदर चंद्रयान 3 मून के ऊपर लैंड हो जाएगा, जो कि हो गया था 23 अगस्त को. अब इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे कि हमें पता है कि साउथ पोल पे इंडिया ने लैंड किया और ऐसा करने वाली इंडिया फर्स्ट कंट्री है. इसका क्या इम्पोर्टेंस है वहां पे लैंड करने की? तो वहां पे लैंड करने की इम्पोर्टेंस ये है कि वहां पे वो डार्क साइड है मून की, वहां पे कोई जाता नहीं क्योंकि वहां पे सनलाइट इतनी पड़ती नहीं है, ठीक है, वहां पे लैक है उसका. उसके उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और वहाँ पे जो रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है उनको भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया. तो इंडिया ने एक कदम बढ़ाया है ताकि वो वहाँ पे जो रिसोर्सेज पाए गए हैं उनको एक्सप्लोर करे और जो डाटा है वो इंडिया तक पहुंचे. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का मेरा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So what is sustainable development? Development which meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. This most widely accepted definition of sustainable development was given by the Brundtland Commission in its report Our Common Future in 1987. Sustainable development calls for concerted efforts towards building an inclusive, sustainable, and resilient future for people and planet. Need for sustainable development. First, climate change. Increase in atmospheric temperature and extreme weather events. Rising sea levels. Extinction threat to small islands nations due to climate change. Second, scarcity of resources.
Food production needs to double over the next 40 years at a time when almost 23% of the world's agricultural land has been degraded. Nearly two-thirds of the world's population will be living in water-scarce areas. Third, overexploitation of natural resources. 1 million species on track for extinction, the decline of more than 60% of the world's marine fisheries. Core elements of sustainable development. Three core elements of sustainable development are economic growth, social inclusion, and environmental protection. It is crucial to harmonize them. Sustainable economic growth, achieving sustainable livelihood, living in harmony with nature, and appropriate technology are most important for sustainable development. Environmental sustainability. It prevents nature from being used as an inexhaustible source of resources and ensures its protection and rational use. Social sustainability. It can foster gender equality, development of people, communities, and cultures to help achieve a reasonable and fairly distributed quality of life. Economic sustainability. Focus on equal economic growth that generates wealth for all without harming the environment. Global issues related to sustainable development. First is deforestation, second is the rise in sea level, third is floods and soil erosion, and fourth is desertification and droughts. Inequitable growth of national economies, north and south divide, loss of biodiversity. Despite mounting efforts over the past 20 years, the loss of the world's biodiversity continues. Climate change. As a global problem, climate change requires a global solution. Within climate change, particular attention needs to be paid to the unique challenge facing developing countries. Global initiatives on sustainable development. The Stockholm Conference in 1972. It was the first step towards putting environmental concerns on the global agenda. It resulted in the Stockholm Declaration, which contained principles and an action plan containing recommendations for environment policy. Second is the Earth Summit in 1992. This was a direct consequence of the Brundtland Commission report. It was held in Rio de Janeiro. Third is Kyoto Protocol in 1997 and the World Heritage Convention in 1972 and Paris Agreement in 2015. Role of India in sustainable development. India has electrified 100% of its villages, reduced 38 million tons of CO2 gas emissions annually through energy efficient appliances, provided clean cooking fuel to 80 million poor households, and restored 26 million hectares of degraded land by 2030. Role of individual in sustainable development. An individual can also contribute to sustainable development goals by doing some of the basic things like save energy by using energy efficient products. Second, recycling of plastic, glass, paper, etc. Third, do not waste paper when it is not needed. Fourth, donate things you don't use to people who need them. Fifth, don't waste food and water. Conclusion. Sustainable development in the Indian context is becoming popular and India's initiative have encouraged many other countries as well. In a nutshell, the world is facing significant issues which can be addressed only by developing sustainable ideas and programs. Thank you. Good morning, everyone. Myself Diksha Lamba. Today I'm here to introduce my views on disguised unemployment. सबसे पहले हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है. अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब जो पर्सन है वो एक्चुअली में काम के लिए सर्च कर रहा है बट उसे काम नहीं मिल रहा है या फिर जो उसे काम मिल रहा है वो उसकी स्किल एबिलिटी के हिसाब से नहीं है या फिर वो अपनी वेजेस से सेटिस्फाई नहीं है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. फिर हमारे पास आ जाती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर
जितने हमें आदमी चाहिए काम करने के लिए, उससे ज़्यादा उसी काम में एंगेज्ड है, उसे बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे प्राइमरीली एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा होता है। हमें पता है कि हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम से ही हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। मोर देन हमारी 75% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी। अभी भी ऐसा ही है, हमारी 51% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 12 से 13% आ रहा है, जिससे कि हमें पता लग रहा है कि जितने लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो एंगेज्ड है। इसके कई रीज़न हैं। सबसे पहला और मेन रीज़न है पॉपुलेशन। हमारे इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और इसके अंदर सरप्लस ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, जिसके कारण हमें काम नहीं मिल पा रहा है। सेकंड है मोर पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। हमारे ऑलमोस्ट 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, एंड रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली जो पीपल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। नंबर थर्ड, पॉवर्टी भी हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। हमें पता है कि हमारे पास जो कैपिटल होने चाहिए हमारी ग्रो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भी नहीं है। लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। जो वर्कर के पास स्किल और एजुकेशन होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, बट हमारे इंडिया में अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है, जिसके कारण भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। मेजर्स टू प्रिवेंट इट। हम इसको कैसे प्रिवेंट करें? सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसके कारण हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। जैसे कि इंडिया ने कदम भी उठाया था 2 चाइल्ड पॉलिसी, बट ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे। नंबर सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू द पीपल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि फिशिंग, माइनिंग, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो हमें हमारी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड में काम करते हैं। प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। हमें कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसके अंदर हमें उस काम से रिलेटेड स्किल लेबर्स को, फार्मर्स को सिखानी चाहिए। एनकरेज मोबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स फॉर रूरल टू अर्बन एरियाज। हमें पीपल को एनकरेज करना चाहिए कि वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आए और काम करें, बिकॉज अर्बन एरियाज में बहुत से ऐसे काम हैं जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करते हैं। और हमें इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम भी लेके आई है, जैसे कि मनरेगा स्कीम लेके आई है, जो जिसके अंदर क्या होता है कि 100 डेज तक जो लोग हैं वो काम करते हैं उसके अंदर। थैंक यू। Good morning, all of you. Today I am here to speak on equality. What is equality? Actually, equality is a very powerful political ideal which ensures that everybody should get same status and right in order to enjoy their life. सबसे पहले ना क्वेश्चन आता है कि चलो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी जब होते हैं जब कुछ लोग ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और अपनी लाइफ एक अच्छे वे में, मतलब एक बेसिक लेवल होता है ना जो लाइफ का, वो जी नहीं पाते हैं। इक्वालिटी आप कहें कि क्या ज़रूरत क्या इक्वालिटी की है, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक जो इक्वालिटी है ना वो हमें सिखाती है कि हमें ना किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, कोई भी चीज़ पे, नेशनैलिटी पे भी हमें किसी से ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इसके वजह से ना जो एक इंसान, इक्वालिटी की वजह से एक इंसान का जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो भी इंक्रीज हो सकता है और उसे ना अपनी लाइफ को जीने का रास्ता मिल सकता है, ऐसे स्कीम कह सकते हैं। तो अब कहते हैं कि ना इक्वालिटी है ना, जो इनइक्वालिटीज़ है वो 2 टाइप की होती है। कुछ होती है सोशल इनइक्वालिटीज़ और कुछ होती है नेचुरल। जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है ना वो उनका कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि मेल होते हैं ना वो एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और पर इनके हिसाब नेचुरल इनइक्वालिटी के हिसाब से ना हम जो सोशल इनइक्वालिटी करते हैं वो गलत होता है। जैसे कि मेल मान लिया कि पावरफुल होते हैं, फीमेल को वीकर सेक्स कंसीडर किया जाता है, पर वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं,
उनको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है। इनका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करें। अगर वुमेन में लड़ने की क्षमता नहीं है तो एज कम्पेयर टू मेल दे हैव मोर पावर टू बियर इट। लड़कियों में सहन करने की जो क्षमता होती है वो लड़कों से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट होती है जो पेन को मेजर करती है, तो जो लड़कियां होती है ना वो 56 पर यूनिट तक ना पेन को सहन कर सकती है। हालांकि अगर एक मेल है ना वो 46 या फिर 48 तक भी उसको सहन करे ना तो उसकी डेथ हो जाती है। तो अपन इस नेचुरल इनक्वालिटीज के हिसाब से ना कभी भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इनक्वालिटीज नहीं है, एक हद तक हम कह सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर अपन वुमेन को वीकर सेक्स कह के उसके साथ इनक्वालिटी करते हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ये बहुत गलत है। जैसे कि पिछले बहुत सालों से चलता आ रहा है कि वुमेन के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको सिर्फ एक आप कहते हैं कि सिर्फ वो डोमेस्टिक वर्क के लिए भगवान ने उनको बच्चा बियर करने की पावर दी, तो उनका काम यही है कि वो बच्चे को संभाले। तो ये तो ये उनके लिए बहुत नाइंसाफी हो जाती है। तो इधर ना 3 डायमेंशन है इक्वालिटी की, जैसे कि एक होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, एक होती है सोशल इक्वालिटी और एक होती है इकोनॉमिक। पॉलिटिकल इक्वालिटी ना वो होती है जो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जैसे कि हर इंडिया के हर एक सिटीजन को ना राइट है कि वो ना कहीं पे भी घूम सकता है, और उसको राइट टू मूवमेंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम, हर टाइप का ना उसको फ्रीडम है पॉलिटिकली। तो ये होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी वो होती है जब हम सारों को इक्वल देखें, सभी को बेसिक सभी को बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है लाइफ वो अपन उन्हें अवेलेबल करवाएं। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर उनको अच्छे से दें, और न्यूट्रिशन वाला फूड उन्हें दें। ये आते हैं सोशल इक्वालिटीज़ में। जो इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है ना उसका मतलब है कि कोई डिफरेंस ना हो, या मतलब कि वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के बीच में ना अच्छे से मतलब अपन ने अच्छे से उनको दे रखी हो, मतलब बांट रखी हो। जो फेमिनिज्म है ना वो भी आजकल इक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे कि फेमिनिस्ट वो होते हैं जो कि वुमेन और मैन के लिए इक्वल राइट्स की मांग करते हैं कि वुमेन और जो मैन है दोनों इक्वल है, और हमें उनके साथ किसी के साथ ना कर ली वुमेन, हालांकि में मैन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई भी स्टेट में नहीं करना चाहिए। कार्ल मार्क्स से उन्होंने भी इक्वलिटी पे अपने बहुत सारे व्यूज दिए थे। तो ना गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट ने लिए भी हैं। जैसे कि उन्होंने रिजर्वेशन सेट करी है कि जो एससी और एसटी ओबीसी जो हैं उनके लिए ना कुछ अलग उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि उनको एजुकेशन में अगर उनके कम मार्क्स भी आते हैं तो उन्हें इक्वल जॉब दे देते हैं, उनको फीस भी कम लगती है। ऐसे ऐसे हमने जो वीक है उनको स्पेशल प्रोविजंस दें ताकि वो भी अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें। तो अगर हम बात करें कि इक्वालिटी दी कैसे जा सकती है, तो इक्वालिटी को देने का ये एक वे है कि जो अलग बंदे हैं तो उनकी अलग नीड होती है और उनकी अलग प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अलग प्रॉब्लम का अलग इलाज होता है। इसलिए सभी को इक्वालिटी देने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ वो कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, या फिर उनको ज़्यादा स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हैं। हम उनको सिर्फ इक्वल लाने के लिए वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो किसी को ऊपर एक मूवी हॉल है जिसमें जो मूवी है वो ऊपर लगी है। अब सीढ़ी उन बंदों के लिए जो बिल्कुल फिट है, और एक लिफ्ट है जो कि चल नहीं सकते हैं, फिर जो ओल्ड हैं, तो उनको मूवी तो सभी देखेंगे, पर जो चल ही नहीं सकते उनके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोविजंस देने पड़ेंगे ताकि वो भी इक्वल आए। तो इसलिए ना जो इक्वलिटी लाने के लिए जो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं ना वो हर हद तक सही है, और इसलिए जो अपन रिजर्वेशन देते हैं ना वो भी सही होती है। पर इसके ना बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं है। जो इतने सालों से उन पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना उनको बचाने के लिए ही है, ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें और वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ अपने जी सकें। थैंक यू।